लखनऊ की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन की खिड़की से शाम की सुनहरी धूप धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। डिब्बे में बैठे लोग अपने घरों को लौटने की जल्दी में थे। कुछ अपनी थकान भुलाने के लिए मोबाइल पर गाने सुन रहे थे, तो कुछ खिड़की के बाहर देखते हुए अपने अपने ख्यालों में खोए थे। लेकिन एक कोने में बैठी शालिनी का चेहरा सबसे अलग था। उसकी गोद में उसका 4 साल का बेटा नन्हा रुद्र सिर टिकाए सो रहा था, लेकिन वह नींद किसी बीमारी की वजह से थी, न कि सुकून की। शालिनी की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, बाल बिखरे हुए और चेहरा थकान से भारी। वह बार बार रुद्र का माथा छूती, उसकी गर्मी को महसूस करती और फिर खिड़की के बाहर अनंत में खो जाती। उसके मन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, अब क्या करूंगी शालिनी? इस बार किस्मत मुझे कहां ले जाएगी? ट्रेन धीरे धीरे लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर रुकी। रात गहराने लगी थी। भीड़ में शालिनी अपने छोटे से कपड़े के थैले और रुद्र को गोद में संभालते हुए उतरी। स्टेशन की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा और भी मुरझाया दिख रहा था। चारों तरफ अनजान चेहरे, ठंडी हवा और अनजाने भविष्य का डर। तभी पीछे से एक आवाज आई, मैडम, आपको कहीं मदद चाहिए? शालिनी ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। एक युवक खड़ा था, साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पर विनम्रता। उसने कहा, मेरा नाम अमित है। आपको देखकर लग रहा है कि आप कहीं जाना चाहती हैं, लेकिन रास्ता नहीं पता। शालिनी पहले तो चुप रही, लेकिन अमित की आंखों में सच्चाई देखकर धीरे से बोली, मुझे अपनी दीदी के घर जाना है। उसका नाम ममता शर्मा है। पता यही लखनऊ में है, गोमती नगर में। अमित ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा संयोग है, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं। चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूं। शालिनी थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन रुद्र की हालत देखकर मान गई। रास्ते में वह ज्यादा कुछ नहीं बोली, बस अपने बेटे को सीने से लगाए रही। कुछ देर बाद वह ममता के घर पहुंची। दरवाजा खुला और सामने उसकी बड़ी बहन ममता खड़ी थी। शालिनी को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। शालिनी, तू अचानक? क्या हुआ? शालिनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने बस इतना कहा, दीदी, अब कहीं और ठिकाना नहीं था। ममता ने बिना कुछ पूछे उसे गले लगाया और अंदर ले गई। लेकिन दरवाजे के पास खड़ा ममता का पति रमेश सब देख रहा था। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। रात को जब सब सो गए, शालिनी रुद्र को थपकी देकर सुला रही थी। वह जानती थी कि यह ठिकाना भी ज्यादा दिन का नहीं है। ममता भले ही उसे गले लगा ले, लेकिन रमेश की आंखों में उसे बोझ होने का एहसास हो रहा था। अगली सुबह ममता ने पूछा, शालिनी, तू ऐसे अचानक क्यों आई? क्या हुआ था? शालिनी ने सब कुछ बता दिया। दीदी, अजय अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले तो प्यार जताता था, लेकिन अब शराब और सट्टा उसकी जिंदगी बन गया। एक रात उसने शराब के नशे में कहा, आज तुझे ही दांव पर लगा दूं। उस रात मैं पीछे के दरवाजे से भागी, बस भागती रही और तेरे पास आ गई। ममता ने उसे गले लगाया। कोई बात नहीं शालिनी, जब तक मैं हूं तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन कमरे के बाहर खड़ा रमेश सब सुन रहा था। उसने धीरे से कहा, कब तक रखोगी इसे यहां? हम कोई धर्मशाला चला रहे हैं क्या? ममता ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वो मेरी बहन है रमेश, मुसीबत में है। ठीक है, रमेश ने कहा, लेकिन इसका खर्चा कौन उठाएगा? इन शब्दों ने शालिनी के मन में आग सी जला दी। उस रात उसने ठान लिया कि अब वह किसी पर बोझ नहीं बनेगी। अगली सुबह उसने ममता से कहा, दीदी, मैं काम करना चाहती हूं। जो भी छोटा मोटा काम मिलेगा कर लूंगी। ममता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शालिनी नहीं मानी। उसने आसपास के घरों में झाड़ू पोछे का काम शुरू कर दिया। सुबह से दोपहर तक काम और शाम को रुद्र के साथ समय बिताना, यही उसकी नई जिंदगी बन गई। समय बीता। रुद्र अब 7 साल का हो गया था। शालिनी के चेहरे पर थोड़ा सुकून दिखने लगा था। लेकिन किस्मत का खेल कौन जानता है। एक शाम अचानक रुद्र की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार, शरीर गर्म। शालिनी घबरा गई। उसने रुद्र को गोद में उठाया और लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल की ओर भागी। वहां पहुंचकर उसने डॉक्टर से कहा, साहब, मेरा बेटा बहुत बीमार है, प्लीज उसे देख लीजिए। डॉक्टर ने चेकअप किया और गंभीर चेहरा बनाते हुए बोला, इसे डेंगू है, तुरंत भर्ती करना होगा। इलाज में कम से कम 20,000 रुपये लगेंगे। शालिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। डॉक्टर साहब, मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपये हैं, प्लीज इलाज शुरू कर दीजिए।
बाकी मैं काम करके चुका दूंगी। डॉक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, मैडम, यह हॉस्पिटल है, कोई चैरिटी नहीं। पैसे दीजिए वरना कहीं और ले जाइए। शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हाथ जोड़ ली। डॉक्टर साहब, रहम कर दीजिए, मेरा बेटा ही मेरा सब कुछ है। लेकिन डॉक्टर ने सिक्योरिटी को बुला लिया। इन्हें बाहर ले जाओ। शालिनी रुद्र को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। पूरा हॉस्पिटल देख रहा था, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तभी पीछे से एक गहरी आवाज गूंजी, रुकिए, इस बच्चे का इलाज यहीं होगा, मैं खर्चा उठाऊंगा। वह डॉक्टर अखिलेश वर्मा थे। चेहरे पर सौम्यता, आंखों में करुणा। उन्होंने नर्स से कहा, बच्चे को तुरंत एडमिट करो और इलाज शुरू करो। शालिनी ने कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसे। अखिलेश ने उसकी बात काट दी। पैसे की बात छोड़िए, बस बच्चे को ठीक होने दीजिए। शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अखिलेश ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, कोई एहसान नहीं, बस इंसानियत है। रुद्र को तुरंत भर्ती कर लिया गया। दवाइयां शुरू हुईं और शालिनी हर पल उसके पास बैठी उसका माथा सहलाती रही। वह बुदबुदाती, बस तू ठीक हो जा रुद्र, मां सब ठीक कर देगी। रात को जब वार्ड में सन्नाटा छाया, अखिलेश वार्ड में आए। रुद्र सो रहा था और शालिनी कुर्सी पर झुकी हुई थी। आपने कुछ खाया? अखिलेश ने धीरे से पूछा। शालिनी ने सिर हिलाया। भूख नहीं लग रही डॉक्टर साहब, जब बच्चा बीमार हो तो मां का मन कैसे खाए? अखिलेश ने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी ताकत। आप बहुत मजबूत हैं शालिनी जी, उन्होंने कहा। शालिनी ने हल्की मुस्कान दी। मजबूती तो बनानी पड़ती है साहब, वरना जिंदगी कब की तोड़ देती। उस रात अखिलेश अपने केबिन में लौटे, लेकिन शालिनी और रुद्र का चेहरा उनकी आंखों के सामने बार बार आता रहा। उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी याद आई। 4 साल पहले एक हादसे में उनकी पत्नी और बेटी चली गई थीं। तब से वह अकेले थे और जिंदगी में एक खालीपन सा था। रुद्र को देखकर उनके दिल में कुछ हिला। वह उनकी बेटी की तरह मासूम था। अगली सुबह अखिलेश फिर वार्ड में आए। रुद्र की हालत में सुधार था, बुखार कम हो रहा था। देखिए, हमारा छोटा सिपाही तो अब ठीक हो रहा है, अखिलेश ने मुस्कुराकर कहा। शालिनी ने आंखें झुकाकर कहा, यह सब आपकी वजह से डॉक्टर साहब, नहीं तो मैं तो। उसकी आवाज भर्रा गई। हार मत मानिए, अखिलेश ने कहा। जब तक सांस है, रास्ता है। ये शब्द शालिनी के दिल में उतर गए। समय बीतने लगा। अखिलेश हर दिन रुद्र से मिलने आते। कभी उसे कहानियां सुनाते, कभी पूछते, स्कूल में क्या सीखा? रुद्र भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। शालिनी हर बार अखिलेश को देखती और सोचती, क्या हर इंसान इतना नेक होता है या यह कोई फरिश्ता है? 10 दिन बाद रुद्र काफी बेहतर था। शालिनी डिस्चार्ज पेपर लेने अखिलेश के केबिन में गई। उसके हाथ में वही 4000 रुपये थे जो उसने मेहनत से जोड़े थे। डॉक्टर साहब, ये पैसे रख लीजिए, बाकी का मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। अखिलेश ने मुस्कुराकर कहा। शालिनी जी, मैंने कहा था ना, पैसे की बात मत कीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं। शालिनी ने जिद की। साहब, मेरा मन नहीं मानेगा। अखिलेश ने कुछ पल उसे देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोले, अगर आप सचमुच एहसान चुकाना चाहती हैं तो एक काम कीजिए। क्या काम? शालिनी ने उत्सुकता से पूछा। अखिलेश की आवाज में हल्की कांप थी। मुझसे शादी कर लीजिए। शालिनी के हाथ से पैसे जमीन पर गिर पड़े। उसने हैरानी से कहा, क्या बोले आप? अखिलेश की आंखों में नमी थी, लेकिन आवाज में दृढ़ता। शालिनी, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। तुम्हारे बेटे में मुझे अपनी बेटी की झलक दिखती है। तुम सिर्फ एक मां नहीं, एक मिसाल हो। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हें और रुद्र को अपनी जिंदगी में जगह देना चाहता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। शालिनी के होंठ खुले थे, लेकिन आवाज गले में अटक गई। अखिलेश की आंखों में न कोई लालच था, न कोई शर्त, बस एक गहरी चाह और इंसानियत का दर्द था। शालिनी ने कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, आपने जो कहा वो मजाक था? अखिलेश ने सिर झुकाया। मैं मजाक नहीं करता शालिनी। जब मैंने तुम्हें और रुद्र को देखा, मुझे लगा जैसे मेरी अधूरी दुनिया फिर से सांस ले रही है। मैं जानता हूं समाज इसे गलत कहेगा, लेकिन मैं इसे इंसानियत से जोड़ता हूं।
शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुर्सी पर बैठ गई और बोली, आपने जो किया उसके लिए मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं चुका सकती, लेकिन मैं एक गरीब औरत हूं। जिस दुनिया से आई हूं वहां औरत को दूसरी बार प्यार करने की इजाजत नहीं। मैं बस एक मां हूं और समाज की बातें मुझे डराती हैं। अखिलेश ने धीरे से कहा, शालिनी, कभी कभी जिंदगी का दूसरा मौका ऊपर वाला खुद देता है। अगर डर के आगे झुक जाओगी तो रुद्र भी यही सीखेगा कि उसकी मां डर में जीती थी। शालिनी ने उनकी आंखों में देखा। उनमें कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ सुकून देने की भावना थी। वह उठी और बोली, मुझे सोचने का वक्त चाहिए डॉक्टर साहब। अखिलेश ने सिर हिलाया। कोई जल्दी नहीं शालिनी, मैं इंतजार करूंगा। उस रात शालिनी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठी रही। सामने पानी का गिलास था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वह खुद से बातें कर रही थी। शादी एक डॉक्टर से? लोग क्या कहेंगे? कहेंगे इस औरत ने अपने बेटे की बीमारी का सौदा किया। फिर उसने खुद को जवाब दिया, लेकिन अखिलेश ने कभी ऐसा नहीं दिखाया कि वह मुझे खरीद रहा है। वह तो बस मुझे और रुद्र को जिंदगी देना चाहता है। वह रात बिना सोए कटी। कभी वह रुद्र के माथे पर हाथ रखती, कभी खिड़की से बाहर देखती। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, मुझसे शादी कर लो। अब ये शब्द किसी सौदे जैसे नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी का रास्ता लग रहे थे। अगली सुबह शालिनी रुद्र को लेकर हॉस्पिटल से निकली। रुद्र अब पूरी तरह ठीक था। सूरज की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे किसी ने उसके माथे पर नई उम्मीद लिखती हो। हॉस्पिटल के बाहर एक नर्स ने कहा, शालिनी दीदी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपसे मिलना है। शालिनी वापस मुड़ी। धीरे धीरे अखिलेश के केबिन की ओर बढ़ी। दरवाजा खुला तो अखिलेश मुस्कुरा रहे थे। आओ शालिनी, बैठो। शालिनी ने कहा, डॉक्टर साहब मैं चली जाऊं। अखिलेश ने सिर हिलाया। जाओ, लेकिन याद रखना, अगर कभी जरूरत पड़े तो इस दरवाजे पर लौटने में हिचकना मत। शालिनी ने सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद डॉक्टर साहब। वह चली गई, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो अखिलेश अब भी उसे देख रहे थे, जैसे कोई अधूरी कहानी हवा में लटक रही हो। उस रात शालिनी की नींद में एक अजीब सा सपना आया। सपने में वह लखनऊ की संकरी गलियों में भाग रही थी। पीछे से कोई छाया उसका पीछा कर रही थी। रुद्र की आवाज दूर से गूंज रही थी, मम्मी बचाओ। वह घबराकर जागी, पसीने से तरबतर, दिल की धड़कन तेज। छत पर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में अब एक अजीब सा बेचैनी का बीज बो दिया गया था। वह सोच रही थी कि क्या यह सिर्फ एक सपना था या कोई चेतावनी। अगली सुबह शालिनी जैसे ही काम पर निकली, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। गोमती नगर की सड़कों पर, जहां वह रोजाना झाड़ू पोछे के लिए जाती थी, आज एक अनजान आदमी बार बार उसकी तरफ देख रहा था। साधारण कपड़े, लेकिन आंखें तेज। शालिनी ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मन में एक डर सा घर कर गया। शाम को जब वह घर लौटी, ममता ने उसे एक पुराना लिफाफा दिखाया। शालिनी, आज पोस्ट से आया है, तेरा नाम लिखा है। शालिनी ने लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी फोटो थी, उसकी और अजय की शादी की। पीछे लिखा था, मैं वापस आ रहा हूं, रुद्र मेरा है। शालिनी के हाथ से लिफाफा गिर पड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। दीदी, यह अजय है, वह मुझे ढूंढ रहा है। ममता घबरा गई। क्या? लेकिन तूने कहा था वह शराब और सट्टे में डूबा हुआ है, वह यहां कैसे? शालिनी ने सिर पकड़ लिया। मुझे नहीं पता दीदी, लेकिन अगर वह आ गया तो रुद्र को खतरा है। वह पहले भी कहता था कि रुद्र उसका वारिस है। मैं क्या करूं? उस रात शालिनी ने फैसला किया कि वह अकेले नहीं लड़ेगी। अगली सुबह वह सिविल हॉस्पिटल की ओर चली गई। अखिलेश का केबिन। वह अंदर गई और सब बता दिया, लिफाफा, फोटो और डर। अखिलेश की आंखों में चिंता की लकीरें उभरीं। शालिनी, तुम अकेली नहीं हो, मैं पुलिस को बताता हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें और रुद्र को अपने घर ले आऊंगा, वहां सुरक्षित रहोगे। शालिनी ने आंखें झुकाकर कहा, डॉक्टर साहब, मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से मुसीबत आए, लेकिन रुद्र, वह मेरा सब कुछ है। अखिलेश ने उसका हाथ थामा। शालिनी, अब तुम्हारा डर मेरा डर है। मैंने तुमसे कहा था मैं इंतजार करूंगा, लेकिन अब यह इंतजार नहीं, लड़ाई है। उसी शाम जब शालिनी रुद्र को स्कूल से लेने गई तो वह अनजान आदमी फिर दिखा।
इस बार वह करीब आया और धीरे से बोला, अजय भैया ने सलाम कहा है, वह जल्दी मिलेंगे। शालिनी का दिल धड़क उठा। वह रुद्र का हाथ पकड़कर भागी घर की ओर, लेकिन रास्ते में एक कार ने उनका पीछा किया। शालिनी ने एक दुकान में छुपकर फोन निकाला और अखिलेश को कॉल किया। डॉक्टर साहब, वह लोग पीछे हैं, मदद कीजिए। अखिलेश तुरंत कार लेकर निकले। लखनऊ की ट्रैफिक में फंसते हुए वह शालिनी के बताए जगह पर पहुंचे। वहां शालिनी और रुद्र एक कोने में छुपे थे। अखिलेश ने उन्हें कार में बिठाया और सीधे अपने घर ले गए। घर एक शांत इलाके में था, बड़ा और सुरक्षित। रुद्र डरा हुआ था, लेकिन अखिलेश ने उसे शांत किया। बेटा, अब कोई नहीं आएगा, अंकल यहां हैं। रात को पुलिस आई। अखिलेश ने सब बताया। इंस्पेक्टर ने कहा, हम जांच करेंगे, लेकिन सावधान रहिए। अजय एक बड़ा सट्टेबाज है, उसके कई दुश्मन हैं और वह रुद्र को अपना वारिस मानता है। शालिनी रो पड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना नीचे गिर जाएगा। अब क्या होगा डॉक्टर साहब? अखिलेश ने दृढ़ता से कहा, कुछ नहीं होगा शालिनी, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन अब हमें सोचना होगा कि आगे क्या। क्या तुम तैयार हो इस लड़ाई के लिए? शालिनी ने रुद्र की ओर देखा, जो सो रहा था। उसकी आंखों में अब डर के साथ एक नई हिम्मत थी। लेकिन बाहर अंधेरा गहरा हो रहा था और अजय की छाया अभी भी कहीं छुपी हुई थी। क्या अजय सच में आ जाएगा? क्या शालिनी का फैसला बदल जाएगा, या यह मोड़ उनकी जिंदगी को और उलझा देगा? शालिनी का दिल तेजी से धड़क रहा था। अखिलेश के घर में जो कभी एक अनजान शख्स का आशियाना था, अब वह और रुद्र एक अजीब से सुकून और डर के बीच झूल रहे थे। बाहर लखनऊ की रात गहरी हो चुकी थी और अजय की धमकी हवा में तैर रही थी। अखिलेश ने शालिनी को देखा, जो रुद्र को सीने से लगाए बैठी थी। उसने धीरे से कहा, शालिनी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैंने पुलिस से बात कर ली है और मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी खबर दी है। अजय तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। शालिनी ने कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, आपने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी में कोई खतरा आए। अखिलेश ने हल्के से मुस्कुराया। शालिनी, जब मैंने तुम्हें और रुद्र को अपनाने का सोचा तो मैंने सिर्फ अच्छे पलों की नहीं, हर मुश्किल की जिम्मेदारी भी ली। तुम अब मेरे परिवार हो, चाहे दुनिया इसे माने या ना माने। उन शब्दों ने शालिनी के भीतर एक नई ताकत जगा दी। उसने रुद्र के माथे पर हाथ फेरा और मन ही मन ठान लिया कि वह अब डर से नहीं, बल्कि हिम्मत से लड़ेगी। अगले दिन सुबह पुलिस ने खबर दी कि अजय को शहर के बाहरी इलाके में पकड़ लिया गया था। वह एक गैरकानूनी सट्टेबाजी के रैकेट में शामिल था और पुलिस पहले से ही उसका पीछा कर रही थी। इंस्पेक्टर ने बताया, शालिनी जी, वह अब जेल में है। आपके और आपके बेटे को कोई खतरा नहीं, लेकिन फिर भी सावधान रहिए। शालिनी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका मन अभी भी उलझा हुआ था। अजय का खतरा टल गया था, लेकिन अखिलेश का प्रस्ताव अब भी उसके सामने था। वह जानती थी कि यह फैसला सिर्फ उसका नहीं, रुद्र का भी था। उस शाम जब रुद्र खेल रहा था, शालिनी ने उसे पास बुलाया। बेटा, अगर मम्मी कोई बड़ा फैसला ले तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? रुद्र ने मासूमियत से पूछा। कैसा फैसला मम्मी? क्या हम डॉक्टर अंकल के साथ रहेंगे? शालिनी चौंक गई। तुझे कैसे पता? रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, वो मुझे अच्छे लगते हैं। वो मेरे साथ खेलते हैं और तुम्हें भी हंसाते हैं। मम्मी, तुम अब पहले से ज्यादा हंसती हो। रुद्र के शब्दों ने शालिनी की सारी हिचक को पिघला दिया। उसने उसी क्षण फैसला कर लिया। अगले दिन वह अखिलेश के पास गई। हॉस्पिटल का वही केबिन जहां उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। अखिलेश ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, शालिनी, सब ठीक है? शालिनी ने गहरी सांस ली और बोली, डॉक्टर साहब, मैंने सोच लिया। अगर आप अब भी रुद्र और मुझे अपनी जिंदगी में चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। लेकिन मैं चाहती हूं कि यह रिश्ता सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं, रुद्र के लिए भी हो। अखिलेश की आंखें चमक उठीं। शालिनी, मैंने तुमसे कहा था, यह रिश्ता मेरे लिए इंसानियत से शुरू हुआ था और अब यह प्यार और जिम्मेदारी का रिश्ता है। मैं रुद्र को अपना बेटा मानता हूं और तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा। कुछ हफ्तों बाद लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में एक सादा सा समारोह हुआ।
सुबह की पहली किरणें मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ रही थीं, जैसे स्वयं भगवान इस मिलन को आशीर्वाद दे रहे हों। शालिनी ने साधारण हरी साड़ी पहनी थी, माथे पर छोटी सी बिंदी और गले में फूलों की माला। रुद्र पास में खड़ा था, नई शर्ट में, अपनी मां को देखकर मुस्कुरा रहा था। सामने अखिलेश खड़े थे, जिनकी आंखों में एक लंबे समय बाद सुकून की चमक थी। पंडित जी के मंत्रों के बीच जब शालिनी और अखिलेश ने 7 फेरे लिए तो हर कदम में शालिनी की जिंदगी की कहानी थी। पहला फेरा उस रात का जब वह अजय के दांव से भागी थी, दूसरा उस दिन का जब उसने मेहनत को चुना, तीसरा उस पल का जब रुद्र की जान खतरे में थी, और 7वां फेरा उस विश्वास का जब ऊपर वाले ने उसे नई जिंदगी दी। जब अखिलेश ने शालिनी की मांग में सिंदूर भरा तो ममता की आंखें नम हो गईं। रुद्र उछलकर बोला, मम्मी, अब मेरे पास भी पापा हैं। मंदिर में मौजूद कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ ने आश्चर्य से देखा, लेकिन शालिनी को अब इन नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जान चुकी थी कि सच्चाई और प्यार की ताकत दुनिया की हर बात से बड़ी होती है। शादी के बाद शालिनी और रुद्र अखिलेश के घर आ गए। वह घर जो कभी सन्नाटे से भरा था, अब रुद्र की हंसी और शालिनी की पूजा की थाली की खनक से गूंज उठा। अखिलेश हर शाम हॉस्पिटल से लौटते तो रुद्र उनके गले लग जाता। शालिनी रसोई से आवाज लगाती, चाय बनाऊं? और अखिलेश हंसकर कहते, तुम्हारी चाय तो अब मेरी दवा है। लखनऊ की गलियों में खबर फैल गई, डॉक्टर साहब ने एक गरीब औरत से शादी कर ली। कुछ ने ताने मारे, कुछ ने कहा उस औरत ने जाल बिछाया, लेकिन अखिलेश ने हर सवाल का जवाब अपनी मुस्कान से दिया। अगर इंसानियत में इतना सुकून है तो लोग इसे प्यार क्यों नहीं कहते? शालिनी ने भी अब समाज की परवाह छोड़ दी थी। उसने एक स्थानीय एनजीओ में काम शुरू किया, जहां वह गरीब औरतों को सिलाई और पढ़ाई सिखाने लगी। वह कहती, मुश्किलें तुम्हें तोड़ सकती हैं, लेकिन अगर हिम्मत रखो तो वही तुम्हारी ताकत बन जाती है। उसकी बातें अब सिर्फ शब्द नहीं थीं, वह अपनी जिंदगी से बोल रही थी। 1 साल बाद एक बारिश की शाम शालिनी और अखिलेश अपने घर की बालकनी में बैठे थे। रुद्र पास में अपनी किताबों में खोया था। शालिनी ने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब, कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी मुझे यहां लाएगी। एक वक्त था जब मैं हॉस्पिटल के फर्श पर भीख मांग रही थी, और आज ये सब सपने जैसा लगता है। अखिलेश ने उसका हाथ थामा। शालिनी, ये सपना नहीं, तुम्हारी मेहनत और हिम्मत का सच है। तुमने मुझे भी सिखाया कि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को जीने का हौसला देने के लिए है। तभी रुद्र दौड़कर आया और बोला, पापा, मम्मी, देखो, बारिश में इंद्रधनुष। शालिनी और अखिलेश ने आसमान की ओर देखा। बारिश की बूंदों के बीच एक इंद्रधनुष चमक रहा था, जैसे उनकी जिंदगी की नई किरणों का प्रतीक। शालिनी की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा शांत। उसने मन ही मन कहा, शायद ऊपर वाला हमें वहीं मिलाता है जहां जरूरत सबसे ज्यादा होती है। अंतिम शब्द। शालिनी और अखिलेश की कहानी इंसानियत, हिम्मत और प्यार की मिसाल बन गई। लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में अब एक नई पट्टिका लगी थी। यहां इलाज पैसे से नहीं, दिल से होता है। शालिनी जब उसे देखती तो उसके होठों पर मुस्कान आ जाती। वह जानती थी कि इस पट्टिका में उसकी भी कहानी लिखी थी। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की थी जो मुश्किलों से लड़कर नई शुरुआत करता है। दोस्तों, कभी किसी की मजबूरी को कमजोरी न समझें, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो हर टूटा दिल नई उम्मीद की कहानी लिखता है। जय हिंद।